Good morning to all the students of B.Ed first year session 2019 to 2021. Paper C7A PSS 02 हिंदी शिक्षण विधि एवं विशिष्ट अनुदेशनात्मक तकनीकियाँ। यह क्लास उन छात्र छात्राओं के लिए है जो हिंदी अपने शिक्षण विषय के रूप में चयन किए हैं। आज का हम लोगों का है कि पद्य की विविध विधाओं का समान परिचय देते हुए पद्य शिक्षण के उद्देश्यों पर प्रकाश डालें। हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य में दो विधाएं हैं, गद्य और पद्य, लेकिन संस्कृत साहित्य में गद्य, पद्य और चंपू तीन विधाएं होती हैं। फिर एक बार हम लोग थोड़ा सा गद्य और पद्य में अंतर को जान लेंगे। गद्य मानवीय विचारों का संवाहक होता है, तो पद्य मानवीय भावों का संवाहक होता है। गद्य शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के गद धातु से हुई है, जिसका अर्थ स्पष्ट या सपाट कथन होता है। दूसरे शब्दों में छंदहीन रचना को गद्य कहा जाता है। इसे अरबी भाषा में नस्र इबारत कहते हैं, जो नजमा का विकृतार्थक शब्द है, और अंग्रेजी में इसे प्रोज कहते हैं। आइए पद्य में, जैसा कि अभी हमने बताया है कि मानवीय भावों का संवाहक पद्य होता है। इसमें लय, गति, छंद, संगीत सब होते हैं, अर्थात मन के भावों का स्वच्छ उच्छलन ही कविता कहलाती है। पद्य का आरंभ 10वीं शताब्दी के बाद माना जाता है। इसमें भाव तत्व, कल्पना तत्व और बुद्धि तत्व तीनों का सम्मिश्रण होता है। पद्य की विविध विधाएं निम्नवत हैं। पहला है महाकाव्य, दूसरा है खंड काव्य, तीसरा है मुक्तक काव्य, चौथा है गीति काव्य। आइए पहले महाकाव्य में रामायण, महाभारत इत्यादि महाकाव्य के उदाहरण हैं। इसमें एक मुख्य कहानी होती है, एक मुख्य घटना होती है, एक मुख्य नायक और मुख्य नायिका होती है, और इसी से संबद्ध अनेक कहानियां, अनेक घटनाएं और अनेक पात्राएं होती हैं, इसी से जुड़ी होती है। इसी को महाकाव्य कहते हैं। आइए खंड काव्य में आता है, इसमें किसी एक ही पात्र के जीवन के एक ही पक्ष का मुख्यतः वर्णन होता है। जैसे यशोधरा, साकेत, जयद्रथ वध, द्रौपदी चीरहरण इत्यादि, ये सब खंड काव्य हैं। और मातृशरण गुप्त जी के द्वारा हम जो अभी बताएं जिन काव्यों का नाम खंड काव्य में, ये सब मातृशरण गुप्त जी के। तीसरा है मुक्तक काव्य। इसके कविगण लक्षणाधारण की न तो पद्धति अपनाते हैं, न ही लक्षणों पर ध्यान रखते हैं। ये प्रेम के, विशेषतः विरह के उन्मत्त गायक कवि है, स्वतंत्र गायक कवि है। घनानंद, आलम, बोधा आदि रीति मुक्त या स्वच्छंद धारा के कवि माने गए हैं। घनानंद ने प्रेम के बारे में लिखा है, जो 10वीं कक्षा के छात्रों को पढ़ाई जाती है। घनानंद प्यारे सुजान चलो, घनानंद प्यारे सुजान सुनो, या एक से दूसरे आक नहीं, तो साथ चले तजियापन पाओ,
जिसके कपटी जो निशान करें, ऐसे कहते हैं। इस प्रकार के काव्य में अलंकारों का बाहुल्य देखने को मिलता है। गीति काव्य, क्योंकि इस श्रेणी के काव्यों के दोहे, सवैये इत्यादि गीत के रूप में गाए जाते हैं, इसीलिए इसे गीति काव्य कहते हैं। जैसे विद्यापति, मीराबाई, सूरदास, कबीरदास इत्यादि की रचनाएं हैं जो गाई जाती है। ये कर्ण विभाजन भी काल के आधार पर किया जाता है। हिंदी साहित्य में 4 प्रकार के काल हुए हैं। आदि काल या वीर गाथा काल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल, चौथा आधुनिक काल। वीर गाथा काल या आदि काल में उस समय के जो कवि होते थे वे राज्याश्रय में रहते थे, राजाओं के आश्रय में रहते थे। राजाओं के गुणगान, उनके शौर्य, उनकी बहादुरी, उनके अस्त्र शस्त्र का बढ़ चढ़कर अतिशयोक्तिपूर्वक वर्णन करते थे। इसीलिए उस काल को कहा गया वीर गाथा काल या आदि काल। चंद बरदाई एक कवि हुए हैं जो पृथ्वीराज चौहान के समकक्ष हुए हैं। उन्होंने लिखा है कि 4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताव पर सुल्तान है, मत चुको चौहान। जानते हैं कि पृथ्वीराज चंद बरदाई के मित्र भी थे और उनके दरबारी कवि भी थे। जब नारायण की दूसरी लड़ाई में अहमद गोरी ने पृथ्वीराज को पकड़कर जेल में बंद कर दिया, बहुत सारी यातनाएं दी, उनकी दोनों आंखों को निकलवा लिया। उस समय यह चंद बरदाई गया था वहां देखने के लिए। मित्र की स्थिति, महाराज की स्थिति देखकर बहुत दुखित हुआ और उसने जो है संकल्प किया कि इनको हम इससे मुक्त करा कर छोड़ेंगे। उसी समय की रचना है ना, जब अहमद गोरी इनकी वीरता और शूरता देखने के लिए एक जलसा का आयोजन करता है, सभा का आयोजन करता है और पृथ्वीराज को बैठा देता है लक्ष्य पर। वहीं पर कवि ने रचना की थी कि 4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताव पर सुल्तान है, मत चुको चौहान। उसके बाद भक्ति काल आता है। भक्ति काल में जो है कवि भक्ति काल की काव्य की 2 शाखाएं हुई हैं। एक है निर्गुण भक्ति धारा, दूसरा है सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा में ज्ञान आश्रय शाखा, प्रेम मार्गी शाखा। सगुण भक्ति शाखा में राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, फिर रीति काल आता है, फिर उसके बाद आधुनिक काल आता है। एक अन्य विभाजन इसके आधार पर किया जाता है। आइए पद शिक्षण के उद्देश्य पर हम लोग चले। समान उद्देश्य में है छात्रों को कविता की सुंदरता, लय, शैली समझने हेतु उन्हें सक्षम एवं योग्य बनाना। दूसरा है अनुतान के साथ कविता पाठ करने हेतु उन्हें सक्षम। अनुतान कहते हैं उतार चढ़ाव। जिस तरह कोई संगीतज्ञ संगीत गाने वाला संगीत गाने के क्रम में कभी ऊपर चढ़ता है अपने आवाज में और कभी ऊपर से नीचे की उतरता है, उसी तरह कविता में भी अनुतान होता है। अनुतान का अर्थ होता है स्वरों में उतार चढ़ाव। वेरिएशन इन द पिच ऑफ साउंड्स इज कॉल्ड इंटोनेशन। यह अनुतान है। तीसरा है कविता में निहित कल्पना, भाव, केंद्रीय भाव और नैतिक शिक्षा को समझाना। उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? उस कविता का वाचन करने से, कविता को पढ़ने से हमें क्या शिक्षा मिली, छात्रों को क्या शिक्षा मिली, यही समान उद्देश्य। अब आइए विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य है, ये उद्देश्य बदलते रहते हैं पाठ के अनुसार। विशिष्ट उद्देश्य जो है, हम
गद्य शिक्षण की भी सिलसिले बताए थे। समान उद्देश्य निश्चित रहते हैं, लेकिन विशिष्ट उद्देश्य बदलते रहते हैं पाठ के अनुसार। तो ये उद्देश्य बदलते रहते हैं पाठ के अनुसार। ये कविता की स्थिति, दृश्य और चिंतन के अनुसार बदलते हैं। प्रत्येक कविता विशिष्ट संदेश लेकर आती है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित उद्देश्य महत्वपूर्ण है। एक है शुद्ध शुद्ध लय और पंक्तिबद्धता के साथ कविता को समझने के योग्य छात्रों को बनाना। दूसरा है उन्हें कविता के भाव को समझने हेतु योग्य बनाना। कविता का केंद्रीय भाव क्या है, कविता किस रस में लिखी गई है। हम जानते हैं साहित्य में, हिंदी साहित्य में 9 रस होते हैं। तो कविता किस रस में है? अगर वह वीर रस में है, अगर हम पढ़ाते हैं वीरों का कैसा हो बसंत, सुभद्रा कुमारी चौहान की है, वीरों का कैसा हो बसंत, आ रही हिमाचल से पुकार। जब आता है कि आ रही हिमाचल से पुकार, तो आपको समझ जाना है कि आपका हाथ भी ऐसे होना चाहिए, उत्तर से दक्षिण की ओर। आ रही हिमाचल से पुकार है उधर ही, गरजता बार बार, जब गरजना आए तो गर्जन के सवाल आवाज निकले। है पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो। आइए लास्ट है कविता में निहित संदेश को संप्रेषण द्वारा बच्चों से कहलवाना। कविता से क्या शिक्षा मिलती है, क्या संदेश लेकर आती है, इसको शिक्षक और छात्र आपस में संप्रेषण करेंगे और बच्चों से कहलवाना।